9 मई 2024 भारत के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रशिया के आधिकारिक प्रवक्ता मंच पर आकर मीडिया से कहते हैं कि अमेरिका भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद 10 मई को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमेरिका किसी भी देश के चुनाव में टांग नहीं अड़ाता। ठीक उसके एक साल के बाद अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच से कह रहे हैं कि अमेरिका ने $21 मिलियन भारत के चुनाव में खर्च किए। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे क्या है पूरा मामला। इसके साथ ही आपको बताएंगे एक ऐसा चौंकाने वाला कनेक्शन जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अमेरिका से आ रहे पैसे आखिर चुनाव में खर्च हुए तो हुए कहां। ...2024 में भारत में लोकसभा के चुनाव हुए। ये लोकसभा के चुनाव चौंकाने वाले थे क्योंकि इनके परिणामों में भाजपा ये दावा कर रही थी कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो 2019 में जिस एनडीए को 351 सीट्स और 38.4% वोट मिला था, उसे मात्र 292 सीटें मिली और उसका वोट प्रतिशत 43.4% पर आ गया। वहीं यूपीए, जिसका नया नाम इंडिया पड़ गया था, जिसमें सभी विपक्षी दल एक साथ आ गए थे, उसने 90 की जगह पर 230 सीटें जीती और उसका वोटिंग परसेंटेज 26.4% से बढ़कर 36.7% तक हो गया। जब चुनाव के विश्लेषण किए गए परिणामों के तो लोगों ने कहा कि ये एंटी इनकम्बेंसी का मामला है। लोग अब मोदी सरकार से परेशान हो गए हैं और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतने लोकप्रिय नहीं रहे जितने वो 2014 में थे। अब भारत की सरकार को शपथ लिए हुए लगभग एक साल हो गए। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए और इन चुनाव परिणामों के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए हैं। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने एक संस्था बनाई, डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE), जिसमें एलन मस्क को जोड़ा गया। एलन मस्क ने हाल ही में बताया कि कैसे यूएस एड के माध्यम से राष्ट्रपति बनने के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले यूएस एड की फंडिंग रोकी थी। अब जब उसका रिव्यू किया गया तो उसमें यह पाया गया कि अमेरिका ने भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव पर $21 मिलियन यानी लगभग 128 करोड़ रुपए इसलिए खर्च किए ताकि भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाया जा सके। अब मजे की बात यह है कि 2024 में अमेरिका का वोटिंग टर्नआउट 63.9% था। वहीं भारत में वोटर टर्नआउट 66.1% था। एक मजे की बात और है, भारत में होने वाले चुनाव देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े चुनाव हैं और 2013 से ही भारत ने नो एड पॉलिसी अपनाई हुई है। ये मनमोहन सिंह का नियम था। इसके अंतर्गत भारत ने साफ साफ दुनिया भर के देशों से कहा था कि हम किसी भी तरह की विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करते। भारत की सरकार कोई विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करती। इसके बदले भारत दूसरे देशों को मदद देना प्रेफर करता है। तो ये पैसे जो आए, ये पैसे एनजीओज के माध्यम से आए हुए। भारत ने अपने चुनाव में $16.3 बिलियन खर्च किए थे। वहीं अमेरिका का खर्च था 15.9 बिलियन, यानी भारत का चुनावी खर्चा अमेरिका से कहीं ज्यादा था। भारत का चुनावी टर्नआउट भी अमेरिका से ज्यादा था। तो अगर अमेरिका के पास $21 मिलियन पड़े थे तो उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने यहाँ वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए क्यों नहीं किया। अब जाते हैं स्पेसिफिक्स में। जैसे जैसे आप स्पेसिफिक्स में घुसेंगे वैसे वैसे आपको भी मेरी तरह पसीना आना शुरू हो जाएगा। यूएसएड ने जो फंडिंग दी, ये फंडिंग गई एक संस्था के माध्यम से जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक। इस संस्था ने दुनिया भर के देशों में चुनाव को अच्छे से कराने के लिए फंड्स देती है और इसके एक सदस्य हैं रिचर्ड एफ कैलिस्ट। ये 1997 से लेकर 2002 तक भारत के राजदूत रह चुके हैं। अमेरिका के राजदूत भारत में रहे हैं, एम्बेसडर ऑफ अमेरिका टू इंडिया। अब आप सोचिए ये 1997-98 का तो कौन सा दौर था। ये दौर था जब 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद
9-10 सालों के अंदर भारत ने 5 से ज़्यादा प्रधानमंत्री देखे थे। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद एचडी देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इसके बाद 1997 में छोटे समय के लिए इंदर कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बन के आते हैं। उसके बाद भारत में चुनाव होते हैं, जिन चुनावों में 98 में चुनाव थे, जिन चुनावों में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हैं, अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा होता है कि जिन अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव जीतने की प्रेडिक्शन सारे न्यूज चैनल्स कर रहे थे, जब सब कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कोई और चुनाव जीत ही नहीं सकता, तब सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए एक बार फिर चुनाव जीतती है और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री। मेरे पास कुछ सबूत नहीं है तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा कि लिस्ट ने कुछ किया था, लेकिन कैलकुलेशन आप भी समझ सकते हैं। अब ये जो संस्था है एनडीए, ये साउथ ईस्ट एशिया में काम तो करती है मगर भारत में काम नहीं करती। इसने अपनी वेबसाइट पर भी लिख रखा है कि बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम यहाँ काम करती है मगर भारत में काम नहीं करती। तो ये भारत में काम करती हैं अपनी एक संस्था के माध्यम से, जिसका नाम है ARI, यानी कि अमेरिकन्स फॉर इंडिया। एक बार ना इस संस्था के जब हम सलाहकार मंडल में गए तो इसके सलाहकार मंडल में एक सदस्य हैं जिनका नाम है विजय महाजन। ये विजय महाजन CEO हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के। इसके साथ ही ये डायरेक्टर हैं राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्टेम्परेरी स्टडीज। आज से कुछ महीनों पहले ही ट्विटर पे एक बहुत पॉपुलर हैंडल है विजय पटेल, उन्होंने एक पूरा थ्रेड किया था और बताया था कि किस तरह विजय महाजन अमेरिका से फंड्स लेते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ भारत में नहीं दूसरे देशों में भी करते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना को उनकी कुर्सी से हटाया गया, इसमें भी विजय महाजन का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है। विजय महाजन भारत में हो रहे किसान आंदोलनों से भी जुड़े थे। इसके साथ ही जब शाहीन बाग में दिल्ली को घेरा गया था तो विजय महाजन उसके भी मास्टरमाइंड थे। जेएनयू में हो रहे प्रदर्शन हो या जामिया में लग रहे नारे, इन सब के पीछे कहीं न कहीं विजय महाजन का कनेक्शन निकल कर आता है। और ये विजय महाजन उस राजीव गांधी फाउंडेशन के CEO हैं जिसकी अध्यक्ष कोई और नहीं, सोनिया गांधी हैं। यही विजय महाजन एक आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल का टाइटल है कि इज इट टाइम टू रिफॉर्म इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम, और उसमें वो 2023 में ही ये प्रेडिक्शन देते हैं कि भारत को अगर अपने चुनावी सिस्टम को ठीक करना है तो उसको कास्ट सेंसस करना चाहिए। वही कास्ट सेंसस जिसका नारा राहुल गांधी बाद में हर मंच, हर रैली, हर सभा में लगाते हैं। आपको याद होगा कि कैसे भारत में होने वाले चुनावों से पहले अमेरिका बार बार रिपोर्ट जारी करके ये कह रहा था कि भारत में चुनावी स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, भारत में माइनॉरिटीज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। खैर, 21 मिलियन की फंडिंग के बाद भी भारत में फिर से एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। लेकिन गौरतलब है कि इस दौरान भारतीय सरकार कमजोर हो चुकी थी, विपक्ष कमजोर हो चुका था और चुनाव के परिणाम आने के बाद भी अमेरिकी सरकार के रुख में, अमेरिकी डीप स्टेट के रुख में कोई खास परिवर्तन आया नहीं था, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आने के ठीक बाद फिर से अमेरिका के एम्बेसडर ने यह बयान दिया कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। अगस्त 2024 के महीने में अमेरिका के डिप्लोमैट्स भारत आते हैं और वो भारत के विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं। उमर अब्दुल्ला, ओवैसी, इसके साथ ही विपक्ष के और बहुत सारे नेता। अब आने वाले समय में जांच भी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी में खुद कहा है कि ये चौंकाने वाला मामला है और वो भारत की सरकार का पूरा समर्थन करेंगे कि डेटा उनको मिल पाए। जब ये डेटा सामने आएगा तो कुछ NGOs भी आएंगे, कुछ फेलोशिप भी आएंगे, कुछ तथाकथित पत्रकार भी आएंगे और साथ ही आएंगे कुछ नेता जो भारत में चुनाव जीतने के लिए विदेशों तक से मदद लेने में कतराते नहीं। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, 21 मिलियन डॉलर्स आखिर इस्तेमाल हुए तो किस लिए हुए। इसके साथ ही इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आइए को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।